दोस्तों, आज की कहानी है सास के दम तोड़ने पर बहू को लगा कलंक। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दिन भर स्कूल से थकी हुई माधवी को लेटे 2 ही मिनट हुए होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। थकान के कारण रिसीवर उठाने का मन नहीं हुआ। तभी घंटी बंद हो गई। एक बार रुककर फिर बजी। वह चीख कर उठी और टेलीफोन उठाकर कान से लगाया। फोन जबलपुर से उसकी ननद का था। माधवी ने जैसे ही हेलो कहा, उसकी ननद बोली, भाभी तुम जल्दी आ जाओ, माँ बहुत याद कर रही है। माँ जी को क्या हुआ है? माधवी ने हड़बड़ा कर पूछा। लगता है अंतिम समय है, ननद जल्दी में बोली। तुम्हें देखना चाहती हैं। अच्छा, कहकर माधवी ने फोन रख दिया। ट्रेन ने सुबह 6 बजे जबलपुर उतरा। वह बेटी को लेकर प्लेटफार्म पर बने लेडीज वेटिंग रूम में गई। वहीं तैयार हुई। बेटी को भी तैयार किया और जेठ जी के घर फोन मिलाया। फोन जेठानी ने उठाया। बातचीत में ही जेठानी ने अस्पताल का नाम पता बताते हुए कहा, हम सब भी घर से खाना हो रहे हैं। माधवी को जेठानी के मन की बात समझते देर ना लगी, इसलिए वह स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। उस समय डॉक्टर राउंड पर थे, अतः कुछ देर उसे बाहर ही रुकना पड़ा। डॉक्टर के जाने के बाद माधवी भीतर पहुंची। सांस को ड्रिप लगी थी। ऑक्सीजन की नली से सांस चल रही थी। गले के कैंसर ने भोजन पानी की नली को रोककर रख दिया था। उनकी जबान भी उलट गई थी। वह केवल देख सकती थी और इशारे से ही बातें कर रही थी। पिछले 4 दिन से यही हालत थी। लगता था अब गई तब गई। माधवी ने पास जाकर उनका हाथ छुआ। पसीने और चिपचिपाहट से उसे अजीब सा लगा। उसकी नज़र बालों पर गई तो लगा महीनों से कंघी ही नहीं हुई है। होती भी कैसे? वह पिछले 6 माह से बिस्तर पर जो थी। माधवी ने आवाज दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखकर लगा कि पहचानने की कोशिश कर रही है। मैं हूँ माँ जी, माधवी, आपकी पोती को लेकर आई हूँ। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। फिर हाथ उठाया और इशारे से कुछ कहा तो माधवी को लगा कि शायद पानी मांग रही है। माधवी ने पूछा, पानी चाहिए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने पानी का गिलास उठाया ही था कि वहां मौजूद परिजनों ने उसे रोक दिया। कहा, डॉक्टर ने ऊपर से कुछ भी देने के लिए मना किया है। माधवी का हाथ रुक गया। उसने विवशता से सास की ओर देखा। सास ने माधवी की बेबसी समझ ली थी और समझती भी क्यों नहीं। पिछले 4 दिन से यही तो वह समझ रही थी। हर आंकुत से वह पानी मांगती। आंगतुक पानी देने की कोशिश भी करता, किंतु वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स रोक देते थे और माँ जी को निराश होकर अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ती। सास की इस बेबसी पर माधवी का मन भर आया। तभी ननद ने कहा, छोटी भाभी, आप घर जाकर कुछ आराम कर ले। रात भर का सफर करके आई है, थकी होंगी। पहले माधवी ने भी यही सोचा था, किंतु सास की हालत देखकर उसका मन जाने का ना हुआ। वह बोली, नहीं ठीक हूँ। माधवी वहीं रुक गई। वह स्टूल खींचकर माँ जी के पैरों के पास बैठ गई। मन हुआ कि उनके पैर दबाएं। माधवी ने जैसे ही कंबल हटाए, दुर्गंध उसकी नाक को छू गई। उसने थोड़ा और कंबल सरकाकर देखा तो बिस्तर में काफी गंदगी थी। माँ जी के प्रति यह उसका दूसरा अनुभव था। इससे पहले माधवी हाथ में चिपचिपाहट और बालों में लटे देख चुकी थी। माधवी को अब समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि सास का बचना मुश्किल है। तमाम रिश्तेदार भी इस हकीकत को जान गए थे, इसलिए सारे लोग खबर लगते ही पहुंच चुके थे। माधवी का मन माँ जी के प्रति करुणा से भर गया। उससे ग्लानि इस बात की थी कि यदि माँ जी को मरना है तो क्यों उनकी इच्छाओं को मारकर और उन्हें गंदगी में पटक कर मौत की प्रतीक्षा की जा रही है।
क्या हम उन्हें एक स्वस्थ और अच्छा माहौल नहीं दे सकते? वह जानती थी कि एक उम्र के बाद बड़े बूढ़ों की बीमारी में केवल बेटे बेटी या बहुएं ही कुछ कर सकती हैं। उनके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। नौकरों के काम तो केवल औपचारिक होते हैं। यहाँ स्वजनों के पास समय नहीं था। यथा भी तो इच्छा शक्ति का अभाव और अहंकार आड़े आता था। लोग आते, हालचाल पूछते, डॉक्टरों और नर्सों से बात करते, बैठकर अपनी दिनचर्या की व्यस्तता गिनाते और चले जाते। माधवी का मन हुआ कि फौरन डिटॉल के पानी से माँ जी को नहला दे, पर कमरे में जेठ, नंदोई और दूसरे पुरुषों की मौजूदगी से देखकर वह चुप रह गई। दोपहर को देखभाल करने वाले तमाम पुरुष चले गए। जेठानी भी मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर जा चुकी थी। कमरे में माधवी, ननद और देवर बंटी के अलावा कोई ना बचा। माधवी ने मन ही मन कुछ निर्णय किया और वार्ड बॉय को आवाज देकर गुनगुना पानी, डिटॉल और स्पंज लाने को कहा। वह खुद नर्स के पास जाकर एक कैंची मांग लाई और सबसे पहले माधवी ने कैंची से माँ जी के सारे बाल काटकर छोटे छोटे कर दिए। साबुन के स्पंज से सिर साफ किया और कपूर का तेल लगाया। फिर शरीर पर स्पंज किया, सूखे साफ तौलिए से बदन पोंछा और हल्के हाथ से हाथ पाँव में तेल की मालिश कर दी। साफ और धुले कपड़े पहना दिए। बिस्तर की चादर और रबड़ बदली, पाउडर छिड़का, कमरे का फर्श धुलवाया। अब माँ जी में ताजगी झलक उठी थी। माधवी शाम तक वहीं रही। यद्यपि माँ जी के बाल काटना किसी को पसंद नहीं आया, पर माधवी ने जिस लगन के साथ साफ सफाई की थी, यह बात सारे रिश्तेदारों को पसंद आई। वे माधवी की सराहना किए बिना ना रह सके। हाँ, बाल काटने पर जेठ के तीखे शब्द जरूर सुनने पड़े। माधवी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ननद के साथ घर आ गई। अगले दिन अस्पताल पहुंची और थोड़ी देर बाद ही फिर सफाई में जुट गई। दोपहर को माँ जी ने पानी मांगा। माधवी ने डॉक्टर की हिदायत का हवाला देकर कहा, आप ठीक हो जाइए, फिर खूब पानी पी लीजिएगा। पर इस बार माँ जी नहीं मानी। उन्होंने इशारे से ही हाथ जोड़े और ऐसे संकेत किया मानो पाँव पड़ रही है। माधवी से रहा ना गया। उसके आंसू बह निकले। उसने बिना किसी की परवाह किए कप भर कर पानी माँ जी को दे दिया। ननद और जेठानी दोनों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सारा पानी गले से नीचे उतर गया, जबकि कैंसर से गला पूरी तरह अवरुद्ध था। पानी भीतर जाते ही माँ जी को मानो नई जान आई। उनमें कुछ चेतना सी दिखी और चेहरे पर हंसी भी। जेठानी और ननद दोनों ने कुछ कुछ बातें भी की। अब आप जल्दी ही अच्छी होने वाली हो, देखिए गला खुल गया। तभी माँ जी ने इशारा करके फिर कुछ मांगा। माधवी ने पानी और दूसरी चीज़ों के नाम बताए तो उन्होंने सभी वस्तुओं को इनकार कर दिया। माधवी ने पूछा, दूध? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने तुरंत दूध मंगाया। इस बार जेठानी ने सख्ती से मना किया और कहा, पानी तो ठीक है, पर दूध बिना डॉक्टर से पूछे ना दो। पर माधवी को जाने कौन सा जुनून सवार था कि उसने बिना किसी की परवाह किए माँ जी को उसी कप में दूध भी दे दिया। दूध भी गले से नीचे चला गया। माँ जी के चेहरे पर एक अजीब संतोष उभरा। उन्होंने इशारे से बेटे बेटियों को बुलाया। बाकी तो वहाँ थे, जेठ और बंटी नहीं थे। उन्हें भी टेलीफोन करके घर से बुला लिया गया। माँ जी ने पहले जेठ का हाथ ननद के सिर पर रखवाया, फिर माधवी को बुलाया और फिर बंटी को। उन्होंने माधवी का हाथ पकड़ा और बंटी का हाथ माधवी के हाथ में देकर उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगी, मानो कह रही हो, अब मेरे बेटे का तुम ही ध्यान रखना। माधवी का मन भर आया, आंखों में नमी छलक आई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, बंटी मेरे बेटे की तरह है।
फिर उसने निगाह बंटी की ओर फेरी तो उसे अपनी ओर देखता पाया। भीतर से माधवी का मातृत्व उमड़ पड़ा। तभी माँ जी के हाथ से माधवी का हाथ छूट गया। माधवी चौंकी। उसने माँ जी की गर्दन को एक और ढुलकते हुए देखा। कमरे में सभी चीख पड़े। माँ जी जेठ माधवी की ओर देखकर दहाड़े, तूने मार डाला माँ को, आखिर क्यों पिलाया पानी और क्यों दिया दूध? माधवी को कुछ ना सूझा। वह सहमी सी बुत की तरह खड़ी रही। रह रह कर उसे माँ जी के संकेत याद आते रहे। उसने सोचा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। यदि माँ जी की मौत करीब थी तो उन्हें क्यों भूखा प्यासा मरने दिया जाए? लोग तो घर से बाहर किसी को भूखा प्यासा नहीं जाने देते। तब जिंदगी के इस महाप्रयाण पर वह कैसे माँ जी को भूखा प्यासा जाने देती? वहां मौजूद महिलाएं रोने लगी। जेठ जी का बड़बड़ाना जारी था। माधवी से सुना ना गया। वह बाहर की ओर चल दी। अभी वह दरवाजे के करीब ही आई थी कि उसके दोनों हाथों को किसी ने छुआ। उसने देखा कि उसके दाएं हाथ की उंगली देवर बंटी ने और बाएं हाथ की उंगली बेटी नीलम ने पकड़ रखी थी।